हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक लेकर आया है जिस टॉपिक का नाम है शेयर बेस्ड पेमेंट इंड S102। ये टॉपिक है CMA फाइनल स्टूडेंट के लिए। ये एग्ज़ाम में 10 से 15 मार्क्स का आता ही आता है। एवरी एग्ज़ाम में दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द CMA फाइनल एग्ज़ाम। 10 से 15 मार्क्स का आपको आता ही आता है। अभी सबसे पहले कॉन्सेप्ट कर ले रहे हैं। कॉन्सेप्ट करने के बाद फिर स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन करवाएंगे, A to Z क्वेश्चन टच करेंगे, ताकि अगर आप पूरे इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको शेयर बेस्ड पेमेंट के लिए और बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईच एंड एवरीथिंग इस टॉपिक में आपको कवर हो जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट। अब आखिर शेयर बेस्ड पेमेंट होता क्या है, तो सबसे पहले हम चलते हैं मीनिंग की ओर कि शेयर बेस्ड पेमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक एंटिटी है, एंटिटी वन, ये कुछ गुड्स या सर्विस लेता है। जैसे ये गुड्स लेता है एंटिटी टू से, ये हो गया एंटिटी टू। एंटिटी टू इससे गुड्स लेता है या फिर सर्विस लेता है या फिर असेट्स लेता है। तो इसके एवज में जब ये एंटिटी वन एंटिटी टू से गुड्स लेता है, सर्विस लेता है या असेट्स लेता है, तो इसके एवज में कुछ तो पेमेंट करेगा ये। जब ये पेमेंट करेगा तो या तो कैश के रूप में पेमेंट करेगा, अगर कैश नहीं देता है तो फिर वो शेयर के बेस पे पेमेंट करेगा। शेयर के बेस पे पेमेंट करेगा तो हम क्या कहेंगे इसे, बेस्ड ऑन शेयर। ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं बेस्ड ऑन शेयर। जो हम पेमेंट कर रहे हैं एंटिटी टू को, इसे ही शेयर बेस्ड पेमेंट बोलते हैं। अब इसे और दूसरे शब्दों में समझें तो इसे कह सकते हैं कि इन जनरल एक्विजिशन, इन जनरल एक्विजिशन ऑफ गुड्स या सर्विसेज या असेट्स आर मेड थ्रू कैश। जनरली कैश में ही करते हैं। इन बट समटाइम्स एंटिटी यूज ओन शेयर एज करेंसी कैश। कैश ना यूज करके करेंसी कैश के रूप में वो क्या यूज करता है, अपना शेयर यूज करता है। अपना शेयर जो यूज करता है और उसके थ्रू वो पेमेंट करता है। यदि हम सपोज कि 10,000 का हम गुड्स परचेज करते हैं तो वो अपना शेयर 10,000 वैल्यू का यूज करेगा, यानी कि 1,000 शेयर एट द रेट ₹10 ईच। यदि ये शेयर को प्रीमियम पे भी इशू कर सकता है, ये डिस्काउंट पे भी इशू कर सकता है, या फिर फेस वैल्यू पे भी इशू कर सकता है। ये कंपनी के अपने होते हैं, तो ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। अभी मान कर चल रहे हैं कि 1,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से फेस वैल्यू पे इशू करा, तो 1,000 शेयर एट द ₹10 इक्वल टू टोटल 10,000 रुपीज़, जो कि वैल्यू ऑफ गुड्स हो गया। क्लियर है। अब करते हैं कि इन केस ऑफ कैश पेमेंट, measurement is not major task because value of cash is legally fixed, but in case of share value is not legally fixed, hence measurement is needed। इसी मेजरमेंट को करने के लिए टॉपिक आया है, जिस टॉपिक का नाम है शेयर बेस्ड पेमेंट। इसी मेजरमेंट को करने के लिए टॉपिक का नाम है शेयर बेस्ड पेमेंट। अब इसे कैसे मेजर करेंगे, मतलब जब रुक जाए तो पॉज कर देना। ठीक है, हाँ। जैसे एंटिटी वन
ये गुड्स या ये लेता है या तो गुड्स या फिर सर्विसेज या फिर असेट। किससे लेता है? तो एंटिटी 2 से लेता है, एंटिटी 1 एंटिटी 2 से लेता है। अब बदले में ये इसे क्या इशू करता है? तो शेयर इशू करता है। अब जब इसे शेयर इशू करेगा तो अब वैल्यू कैसे लगाएंगे? मान लें कि सपोज गुड्स का वैल्यू है 10,000 रुपये, तो हम कैसे इसका कैलकुलेशन करते हैं? जो शेयर का इशू होता है, जितना नंबर ऑफ शेयर इशू करते हैं उतना हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं कि गुड्स का वैल्यू मेरा उतने रुपए का है। जैसे कि इसका जर्नल एंट्री अगर कर दें तो इसे लिखेंगे या तो गुड्स या फिर असेट्स या फिर सर्विसेज डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा फेस वैल्यू टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यदि इसका वैल्यू फिक्स है तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो जाएगा? ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। जैसे एग्जांपल अगर लें तो एक बिल्डिंग परचेज किए, ऑफिस बिल्डिंग, जिसकी वैल्यू है 10 लाख रुपीज़, 10 लाख। अब ये 50,000 या 50,000 शेयर इशू कर रहा है, शेयर इशूड। तो अब इसका तो फेस वैल्यू की जब कुछ नहीं लिखेगा तो फेस वैल्यू हम लोग कितना मानते हैं? तो फेस वैल्यू ऑलवेज ₹10 मानते हैं। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे, मेरे पास क्या आ रहा है? ऑफिस बिल्डिंग आ रहा है, तो ऑफिस बिल्डिंग डेबिट 10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा? तो 50,000 शेयर है एट द रेट ₹10, तो यानी कि कितना होगा ये? 5 लाख रुपीज़। बिल्डिंग है 10 लाख का, 50,000 शेयर इशू कर रहे हैं ₹10 के अकॉर्डिंग, तो डेट मीन्स कि 5 लाख रुपए का हम फेस वैल्यू का उसे इशू कर रहे हैं, डेट इज फेस वैल्यू। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो सिक्योरिटी प्रीमियम ये क्या हो जाएगा? तो बैलेंसिंग फिगर कितना? 5 लाख रुपीज़। इस तरीके से आप जर्नल एंट्री कर सकते हैं। बेस्ड पेमेंट, अब ये जो नॉर्मली शेयर बेस्ड पेमेंट होता है ये ज़्यादातर हम लोग कंपनी के केस में यूज करते हैं, है कि कंपनी में जो भी एम्प्लॉई है हम लोग उसके लिए ज़्यादातर शेयर बेस्ड पेमेंट का यूज करते हैं। नॉर्मली शेयर पेमेंट करने के बाद हम लोग कभी भी कुछ गुड्स खरीद सकते हैं वो आउटसाइडर से, लेकिन शेयर बेस्ड पेमेंट का मेन मतलब है कि जो कंपनी में एम्प्लॉई हैं उस एम्प्लॉय को लंबे समय तक रोकने के लिए इसे यूज किया जाता है। जैसे कोई एम्प्लॉय है, यदि वो चाहता है निकलने के लिए कंपनी से, तो चाहेगा तो आज भी निकल सकता है, कल भी निकल सकता है, 1 साल रह सकता है, 2 साल रह सकता है। लेकिन अगर उसे हम कुछ लालच देते हैं, कुछ प्रोविज़न देते हैं तो वो लंबे समय तक रुकता है। सपोज कि एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है ए, ये सोच रहा था कि मैं 2 ईयर के बाद कंपनी से निकल जाऊँगा, 2 ईयर काम करने के बाद मैं निकल जाऊँगा। अब ये जो एम्प्लॉय ए है उससे कंपनी को बेनिफिट है, ये अच्छा एम्प्लॉय है, तो एक कंपनी सोचते कि इसे मैं 5 ईयर तक मिनिमम रोकूं कंपनी में। अगर वो इसे सैलरी भी बढ़ा देता है तो भी नहीं रुकेगा, कारण कि अगर हो सकता है कि दूसरे कंपनी में इसे ज़्यादा सैलरी मिल रहा हो या कुछ और रीजन प्रोविज़न अगर देगा तो नहीं रुके, इसलिए इसे एक दिया जाता है बेनिफिट जिसे बोलते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट, कि शेयर के आधार पर हम उसको पेमेंट करेंगे एक फ्यूचर टाइम में यदि वो इस टाइम तक कंपनी में रह जाता है, जो या तो ये टारगेट अचीव करने के लिए कंपनी बोलती है या फिर लॉन्ग टाइम तक कंपनी में सर्वाइव करने के लिए बोलती है। इस टाइप का ऑफ़र कंपनी हमेशा अपने एम्प्लॉय को देते रहती है। तो इसे ही स्टडी करने के लिए ये टॉपिक आया शेयर बेस्ड पेमेंट। अब इससे अगर हम बताएं तो जो एम्प्लॉय को शेयर बेस्ड पेमेंट हम कर रहे हैं तो इसे सेटल इन इक्विटी शेयर में भी कर सकते हैं, इक्विटी शेयर,
सेकंड, इसे हम सेटल्ड इन कैश कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन है कि ऑप्शन ऑफ कैश ले एम्प्लॉय या फिर शेयर ले, ये उसके ऊपर। यहाँ पर अगर इस ऑप्शन में जाता है तो उसे इक्विटी शेयर मिलेगा, इस ऑप्शन पे जाता है तो उसे कैश मिलेगा, इस ऑप्शन में आता है तो या तो कैश वो ले या फिर शेयर ले। अब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे सेटल्ड इन इक्विटी शेयर। इसमें कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट। ये एंटिटी है, दैट इज कंपनी, ये एंटिटी है। और यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, ये एम्प्लॉय हैं। अब ये एम्प्लॉय हमेशा कंपनी को सर्विस देती है किसी न किसी रूप में, तो ये इसे सर्विस दे रही है, बदले में ये इसे शेयर इशू कर रहा है, जिससे कि इक्विटी बोलते हैं, इक्विटी इशू कर रहा है। तो इन केस ऑफ शेयर टू बी issued to employee, value of services is not determinable। अब जैसे एम्प्लॉय को तो मंथली सैलरी दे रहे हैं, अब वो इसके एवज में मुझे सर्विस दे रही, अब उसे कुछ अब इक्विटी दे रहे हैं, तो कितने वैल्यू का दे रहे हैं इसका कोई भी प्राइस डिटर्मिनेबल नहीं होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो अकॉर्डिंगली वैल्यू ऑफ शेयर, जो कंपनी का शेयर का वैल्यू होता है, इक्वल हम मान लेते हैं कि वैल्यू ऑफ सर्विस की। एम्प्लॉय इतने रुपए की मुझे सर्विस दी, जितने रुपए का ये शेयर है, इतने रुपए की कंपनी मुझे वैल्यू का सर्विस दे रही है। ठीक है। अब बात करते हैं कि मेजरमेंट। जहाँ पे शेयर का रेट पता है तो वहाँ पर तो हम निकाल दें कि वैल्यू ऑफ सर्विस इतना है। अब शेयर यदि फ्री ऑफ कॉस्ट अगर दे रहे हैं, मेजरमेंट वेयर शेयर आर इशू फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? तो फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, ये फेयर ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, ऑलवेज क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा। इक्वल टू हम सपोज करेंगे वैल्यू ऑफ सर्विस रिसीव, इतने जितने की शेयर है उतना काम मानेंगे कि वैल्यू शेयर हम उतना का सर्विस हम रिसीव कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, मेजरमेंट करेंगे हम वेयर शेयर्स आर इशूड विद एक्सरसाइज प्राइस। यदि शेयर को एक्सरसाइज प्राइस पे इशू किया जा रहा है तो इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो इसके लिए ए नंबर हो गया, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर निकालेंगे। सबसे पहले फेयर वैल्यू ऑफ शेयर देखेंगे क्या है। तो इसमें एक्सरसाइज प्राइस रिसीव, और सेकंड हो गया लेबर रिसीव, जो कि ऑप्शन, इसे ऑप्शन बोलते हैं। ये हो गया वैल्यू ऑफ सर्विस, वैल्यू ऑफ सर्विसेज। ठीक है। अब बी ऑप्शन आता है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन इक्वल टू
फेयर वैल्यू ऑफ सर्विसेज। जनरली फेयर वैल्यू ऑप्शन ये गिवन क्वेश्चन में गिवन होता है, गिवन इन क्वेश्चन। अब चलते हैं कि मेजरमेंट करते हैं। अब चलते हैं मेजरमेंट बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस एट ग्रांट डेट। तो ये आपका टाइमलाइन है, ये आपका ग्रांट डेट है। यहाँ से चलेंगे और ये आगे कंपनी बढ़ते जाएगी, इसे आगे बताएंगे आपको टाइमलाइन को। अब आते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। अब नोट करने की बात यह है कि ऑल वैल्यूएशन, जो भी ऊपर वैल्यूएशन करेंगे क्वेश्चन में, जो भी वैल्यूएशन होगा ऑलवेज कब इसको कैलकुलेशन करेंगे, मेड एट ग्रांट डेट। अब ग्रांट डेट क्या होता है ये भी आपको बताएंगे। ग्रांट डेट को अभी समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट डेट को ग्रांट डेट बोलते हैं, ठीक है। फिर वैल्यूएशन एट ग्रांट डेट इज द minimum expenditure to be recognized over वेस्टिंग पीरियड। अब आता है कि वेस्टिंग पीरियड क्या है, ग्रांट डेट समझ गए। ग्रांट डेट क्या है, तो वैल्यूएशन एट ग्रांट डेट इज द मिनिमम एक्सपेंडिचर टू बी रिकॉग्नाइज ओवर वेस्टिंग पीरियड। इट मीन्स subsequently expenses can be increased। अभी जितना फोरकास्ट लगा है इससे इंक्रीज हो सकता है। एक्सपेंसेस कैन नॉट बी डिक्रीज। अब मेन है कॉन्सेप्ट। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉन्सेप्ट समझना, कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉग्निशन कैसे करेंगे। इसमें दो चीज़ है, या तो सर्विस आपके पास्ट में आप रेंडर हो चुकी है, सर्विस रेंडर्ड इन पास्ट, या फिर सर्विसेस विल बी रेंडर्ड इन फ्यूचर। यही दो केस हो सकते हैं, या तो पास्ट में हो चुका है और नहीं तो फिर सर्विस रेंडर फ्यूचर में सर्विस रिसीव करेंगे, ठीक है। अगर हम पास्ट में, अब चलते हैं सबसे पहले कि सर्विस रेंडर्ड इन पास्ट, यानी कि पास्ट में हम सर्विस रिसीव कर चुके हैं, तो इस केस में क्या करेंगे। तो इस केस में क्या है, बेनिफिट ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, बेनिफिट ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, कारण कि ये पास्ट में सर्विस ले चुके हैं। तो अब इसे ज़्यादा टाइम तो रखना है नहीं, तो एक्सपेंसेस को शैल बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। जितना जल्दी हो सके एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज कर लो। तो इससे हम शॉर्ट में बोलते हैं ESPP, जिससे फुल फॉर्म हो गया एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, ठीक है। अब चलते हैं, अब फ्यूचर में यदि सर्विस हम फ्यूचर में रिसीव करेंगे, तो जब फ्यूचर, तो बेनिफिट तो अभी मुझे मिला, जब फ्यूचर में करेंगे तो बेनिफिट क्या होगा, विल बी रिसीव होगा। कब, फ्यूचर में। तो एक्सपेंसेस
shall be recognized over vesting period। इससे बोलेंगे ESOP, यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्लियर? ट्रीटमेंट ऑफ ESPP, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ये हो गया ESPP को क्या बोलेंगे? सर्विस रेंडर्ड इन पास्ट। एक हो गया सर्विस विल बी रेंडर्ड इन फ्यूचर। ये हो गया सर्विस हम पास्ट में रेंडर हो चुका है, उसका कैलकुलेशन करना है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो शेयर आर इशू फॉर सर्विस रेंडर इन पास्ट। तो जब शेयर हम इशू कर चुके हैं, शेयर क्या हुआ है इसके लिए? इशूड। कब? फॉर सर्विस रेंडर्ड इन पास्ट, हेंस फेयर वैल्यू ऑफ शेयर या फिर ऑप्शन shall be recognized as expenses immediately। ये जो शेयर होते हैं, तो अब ये नहीं कि जब चाहेंगे तब शेयर को हम इशू कर इसे सेल कर देंगे, तो नहीं सर, ये शेयर जो है लॉकिंग पीरियड के लिए होते हैं। सच शेयर आर जनरली लॉक्ड फॉर पार्टिकुलर पीरियड फ्रॉम issue date, hence fair value of such share are less than fair value of नॉर्मल शेयर। नॉर्मल शेयर है कि कभी भी आप परचेज करके कभी भी सेल कर सकते हैं। ये शेयर आपका लॉकिंग पीरियड पे है, ये पार्टिकुलर पीरियड के ये लॉक हो रहा है। इसलिए जब लॉकिंग पीरियड पे है, यदि आज हम परचेज कर रहे हैं और इसे हम साल 2 साल कुछ एक पार्टिकुलर टाइम तक सेल नहीं कर सकते हैं, तो मुझे लेने का क्या फ़ायदा है? इसीलिए कंपनी इस शेयर का रेट हमेशा लेस रखती है, ताकि लोग इसे कम दाम में लेगा और पार्टिकुलर पीरियड के बाद इसे सेल करेगा तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए ये हमेशा नॉर्मल शेयर से कम वैल्यू पे मिलता है। फॉर अकाउंटिंग पर्पस यूज फेयर वैल्यू ऑफ लॉक्ड शेयर एंड नॉट नॉर्मल शेयर। अब इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? अब चलते जर्नल एंट्री की ओर। तो सबसे पहले जब हम शेयर इशू करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो इसे क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। इसका फिर एम्प्लॉय कंपनसेशन, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हो जाएगा फेस वैल्यू टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इसे बोलेंगे BF, बैलेंसिंग फिगर। अब सेकंड एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल भी आप भी साथ में नोट करते चलिएगा। ए लिमिटेड विल issued 1000 equity share per employee for 100
एम्प्लॉय, employees are given a month to decide to accept the offer और नॉट। एक मंथ का टाइम दिया गया है कि उस एक ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे। 100 एम्प्लॉय को 1000 इक्विटी शेयर पर एम्प्लॉय, ये 100 एम्प्लॉय को 1000 इक्विटी शेयर पर एम्प्लॉय ऑफर दिया गया है कि, तो इसलिए उसको एक मंथ का टाइम दिया गया कि आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कीजिएगा कि नहीं। एक्सरसाइज प्राइस, आगे चलते हैं, नोट कीजिएगा। एक्सरसाइज प्राइस ₹40, फेयर वैल्यू ₹60। However, shares issued under plan are locked for 3 ईयर। देखिए अभी पीछे बताया था आपको कि लॉकिंग पीरियड होती है, तो इसमें लॉकिंग पीरियड कितना दिया है, तो 3 ईयर, यानी कि 3 ईयर तक हम इस शेयर को बेच नहीं सकते हैं। फ्रॉम कब से, ग्रांट डेट से। बताए थे कि कैलकुलेशन जब भी होगा तो हमेशा ग्रांट डेट से कैलकुलेशन होगा, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ रेस्ट्रिक्टेड शेयर ₹56। 80 एम्प्लॉय, 100 में से 80 एम्प्लॉय ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेड ऑफ़र। अब इसे करना है जर्नलाइज करना है, जर्नलाइज एज्यूमिंग फेस वैल्यू ₹100। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन पर एक बार फिर से समझ लीजिए। ए लिमिटेड विल इशू 1000 इक्विटी शेयर पर एम्प्लॉय फॉर 100 एम्प्लॉय। एम्प्लॉय आर गिवन अ मंथ टू डिसाइड टू एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट। एक्सरसाइज प्राइस ₹40, फेयर वैल्यू ₹60। However, share issued under plan are locked for 3 years from grant date. Fair value of restricted share ₹56 है। 80 एम्प्लॉय एक्सेप्टेड ऑफर। तो अब करें जर्नलाइज एज्यूमिंग फेस वैल्यू ₹10, सॉरी 10 नॉट 100, फेस वैल्यू ₹10। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब कैसे जर्नल एंट्री करेंगे, तो जर्नल एंट्री सबसे पहले क्या बताए थे कि बैंक अकाउंट की, मुझे कितना रुपए रिकवर हो रहा है। तो बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा, तो कितना एम्प्लॉय है, 80 एम्प्लॉय, तो 80 एम्प्लॉय मल्टीप्लाई कितना इक्विटी शेयर है, तो 1000 इक्विटी शेयर है, 1000 इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई कितना रुपए, एक्सरसाइज प्राइस क्या है, ₹40, तो हो गया ₹40। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया सबसे पहले 80 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 40 इक्वल टू हो गया 32 लाख। अब इसे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 32 लाख रुपये। अब इधर एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन 80 एम्प्लॉय 1000 शेयर मल्टीप्लाई एक्सरसाइज यहाँ कितना था, यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड शेयर का फेयर वैल्यू कितना था, तो 56, तो यहाँ पर हो गया 56 माइनस 56 माइनस यहाँ पे ₹40 रिकवर कर लिए, तो माइनस हो जाएगा 40 डेबिट। तो ये कितना हो जाएगा, 80 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 16, टोटल हो गया 12,80,000, 12,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80 एम्प्लॉय 1000 इक्विटी शेयर फेस वैल्यू 10, यानी कि 8 लाख रुपये टू
सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 32 लाख प्लस 12,80,000 माइनस 8 लाख टोटल 36,80,000। अब नरेशन लिखेंगे बिंग शेयर इशूड अंडर ESPP। हाँ, तो अब आपको बताते हैं ESOP। अभी बताए थे आपको ESPP, अब बताते हैं ESOP। यानी ESOP का मतलब हो गया एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये ऑलवेज फ्यूचर के लिए होता है, ठीक है। ESPP जो बताए थे अभी पिछले एग्जाम्पल में, तो ESPP होता है आपका पास्ट के लिए कि सर्विस रेंडर्ड इन पास्ट, बट ESOP का मतलब हो गया सर्विस विल बी रेंडर्ड इन फ्यूचर। ओके, तो अब इसका एक टाइमलाइन लेते हैं। आप इस टाइमलाइन को अच्छे से समझिए। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपका शेयर बेस्ड पेमेंट का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, बस इस टाइमलाइन को समझने के बाद। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर आपको बहुत मुश्किल होगा। तो चलिए, ये एक टाइमलाइन है आपका, ठीक है। ये हो गया ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ठीक है। इसे हम बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। अब वेस्टिंग पीरियड क्या होता है बताएंगे फिर। और इसे बोलते हैं, ये जो टाइमलाइन हो गया इतना, ये इसे बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रांट डेट। पीछे आपको बताए थे कि ग्रांट डेट जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो ग्रांट डेट से करते हैं, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट डेट भी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डेट। क्लियर है। अब ये आपका जो टाइमलाइन है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये आपका बढ़ते गया, यहाँ तक आ गया आपका, इस टाइमलाइन तक आपका ये आ गया, ठीक है। ये जो पीरियड है इसे बोलते हैं मैच्योर पीरियड। यानी कि इतना दूर जो आपका शेयर है वो आपका वेस्ट हो जाएगा, वेस्टिंग पीरियड में जाएगा, तो यहाँ पे मैच्योर हो जाएगा। उसके बाद आप इस टाइमलाइन में आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या, इतना दूर को हम क्या बोलेंगे, इतना दूर को बोलेंगे एंटिटी रिसीव सर्विस, ठीक है। हेंस रिकॉग्नाइज फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑप्शंस या इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सपेंसेस, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन, अब निकालते हैं इसका कंक्लूजन कि इसका ये जो टाइमलाइन हुआ इसका कंक्लूजन क्या हुआ। ग्रांट डेट फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स या ऑप्शंस या इंट्रिंसिक वैल्यू shall be recognized as expenses over वेस्टिंग पीरियड और SLM, ठीक है। अब आता है कि ये तो पीछे आपको जो बताएं इसमें आपको बताया गया कि ये आपको वेस्टिंग पीरियड तक चलेगा। जब ये ग्रांट डेट आपका होगा, इस ग्रांट डेट से आपका मान लीजिए 4 ईयर लिखिए, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, तो ईयर 5।
तो आपका यहाँ तक ही वेस्टिंग पीरियड हो, इसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत बार होता है कि एक्सपायर हो जाता है पीरियड वेस्टिंग पीरियड से पहले, जैसे ये 5 ईयर हो गया, 4 ईयर हो गया, 5 ईयर हो गया, कोई यहाँ पर एक्सपायर कर गया, कोई यहाँ पर एक्सपायर हो गया, तो उस केस में क्या करते हैं, तो उसके लिए फिर ऑप्शन आप नोट कीजिए, ऑप्शन एक्सपायर्ड बिफोर वेस्टिंग डेट। हाँ नोट कीजिएगा इसमें, इट मे बी पॉसिबल दैट सम एम्प्लॉय लेफ्ट बिफोर वेस्टिंग डेट। अभी बताएं आपको कि वेस्टिंग डेट तक सभी एम्प्लॉय को रहना है, जो उससे पहले अगर लेफ़्ट कर जाता है, कंपनी को लेफ़्ट कर देता है, तो आप क्या क्या कह रहे हैं इसको, बिफोर वेस्टिंग डेट। ठीक है, अब आगे सेकंड पॉइंट चलते हैं, डिपार्चर ऑफ एम्प्लॉय, डिपार्चर ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टली अफेक्ट नंबर ऑफ शेयर टू बी issued by the company, number of shares to be issued directly affect measurement of expenses। ओके ठीक है, अकॉर्डिंगली at end of each year expenses are measured using latest available estimate। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, लेटेस्ट अवेलेबल एस्टिमेट, ये आपको रहेगा गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपका ये गिवन रहेगा, ये ऑलवेज लेटेस्ट एस्टिमेट आपका क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन रहेगा। ठीक है, बस यही आपका टोटल इतना पॉइंट था। अकॉर्डिंगली एक्सपेंसेस ईच ईयर चेंज, जैसे ही आपका लेटेस्ट एस्टीमेट होगा, जैसे कुछ एम्प्लॉय लेफ्ट करेगा तो उसके अनुसार आपका नंबर ऑफ़ शेयर कम जाएगा, तो उस केस में आपका एक्सपेंसेस एवरी ईयर क्या होगा, वो चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो अब इसी का कैलकुलेशन करेंगे। अब आते हैं वेस्टिंग पीरियड पे, कि वेस्टिंग पीरियड को कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये होगा आपका वेस्टिंग पीरियड, बेस्ड ऑन वेस्टिंग कंडीशन। ठीक है, इसमें आपका दो टाइमलाइन होगा, एक होगा आपका पीरियड बेस, इसमें आपको पीरियड गिवन रहेगा कि कितने साल तक आपको कवर करना है, और सेकंड हो जाएगा आपका परफॉर्मेंस बेस। ठीक है, जो पीरियड बेस है इसमें वेस्टिंग पीरियड आपका गिवन रहेगा।
बस इसमें कुछ नहीं करना है। इसका एग्जांपल बिल्कुल सिंपल लगा कि 3 ईयर वेस्टिंग पीरियड है, आपको जो भी है वो वेस्टिंग पीरियड दिया रहेगा। अब आते हैं परफॉर्मेंस बेस, मेन इस पर फोकस करना है, परफॉर्मेंस बेस पे। इसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है सभी को। इसमें आपका है कंडीशन क्या रहेगा, पहला कंडीशन इज मार्केट प्राइस, और सेकंड हो गया कंडीशन अदर देन मार्केट प्राइस। कंडीशन इज मार्केट प्राइस, इसमें भी आपका रहेगा फिक्स पीरियड, एक रहेगा मैक्सिमम पीरियड। फिक्स पीरियड में वेस्टिंग पीरियड गिवन रहेगा, ठीक है। और मैक्सिमम पीरियड में वेस्टिंग पीरियड एस्टिमेटेड एट ग्रांट डेट, ये आपका रहेगा गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपका ये गिवन रहेगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस टाइम ये सारा कुछ आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा, जब क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे तो। बस इसका तब आपका क्वेश्चन लगाएंगे। 10 से 2 पॉइंट और रह गया है। टारगेट अचीव्ड अर्लियर देन एस्टिमेटेड, और ये हो गया टारगेट अचीव्ड आफ्टर वेस्टिंग पीरियड, एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड, ठीक है। इसमें भी आपका 2 पॉइंट है। नेक्स्ट पेज पे आपका ये नेक्स्ट पहले आपका कंडीशन चलते हैं किस पे, तो आपका टारगेट अचीव अर्लियर देन एस्टिमेटेड। इसमें इन द ईयर when target is met, all amortized expenses are transferred to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब सेकंड है आपका टारगेट अचीव आफ्टर एस्टिमेटेड, टारगेट अचीव आफ्टर एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड। तो इसका हो गया रिकॉग्नाइज एक्सपेंसेस ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड, एक्सटेंशन इज इग्नोर्ड, ठीक है। ये आपका पॉइंट हो गया। अब आपका एक पॉइंट बचा क्या, कंडीशन अदर देन मार्केट प्राइस, ठीक है। तो इसका टाइमलाइन में चलते हैं। कंडीशन अदर देन मार्केट प्राइस में आपका 2 पॉइंट है, ठीक है। पहला हो गया
एस्टिमेटेड, चलिए पीछे ही आपको बता देते हैं। देखिए इसमें आप यहाँ यहीं पर कर देते हैं कंडीशन अदर देन मार्केट प्राइस। इसमें आपका दो कंडीशन हो गया। फर्स्ट हो गया एस्टिमेटेड गिवन इन क्वेश्चन। एस्टिमेटेड गिवन इन क्वेश्चन, अगर एस्टिमेट क्वेश्चन में दिया हुआ है तो क्या यूज करना है, क्या बताया तो पहले पीछे, यूज लेटेस्ट एस्टिमेट। एवरी ईयर आपका एस्टिमेट चेंज होते जाएगा, तो आपको लेटेस्ट एस्टिमेट लेकर चलना है। अब ये हो गया एस्टिमेटेड गिवन इन क्वेश्चन। अब है एस्टिमेट्स गिवन क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा, एस्टिमेट्स नॉट गिवन इन क्वेश्चन। तो इस कंडीशन क्या है, यहाँ पर क्या बात है, यूज लेटेस्ट एस्टिमेट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पीरियड एक्सपायर्ड प्लस 1, पीरियड एक्सपायर्ड प्लस 1 आपको यूज करना है। ठीक है, बस ये आपका हो गया। अब सबसे लास्ट पॉइंट पे आते हैं, ये आपका क्वेश्चन का पार्ट है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। इसे वर्किंग नोट आप बोल सकते हैं, वर्किंग नोट ये आपका हो गया। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अगर ये वर्किंग नोट आपका बन गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें आपका हो गया ईयर 1, जितने भी ईयर का वेस्टिंग पीरियड दिया रहेगा आप यहाँ पे सारे ईयर को नोट करते चले जाएंगे। ठीक है, ये वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट के साथ आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है। अब इसे स्टार्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे एस्टिमेटेड ऑप्शन टू वेस्ट। ये होगा आपका लेटेस्ट। पीछे भी आपको बताया था कि लेटेस्ट आपको रखना है, एस्टिमेटेड ऑप्शन टू वेस्ट। अब बी हो गया आपका फेयर वैल्यू या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू। सी हो गया टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस, ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू सी आ जाएगा, टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस। अब ये आपका आ गया डी वेस्टिंग पीरियड। जितना ईयर का वेस्टिंग पीरियड होगा आप यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। ये हो गया कुमुलेटिव एक्सपेंसेस। इसका हो जाएगा सी अपॉन डी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर एक्सपेंसेस। ठीक है, सी डिवाइडेड बाई डी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर एक्सपायर। जितना ईयर एक्सपायर हो रहा है उतना ईयर। जब क्वेश्चन लगाएंगे तो उस टाइम आपका ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी आप इस फॉर्मेट को आप नोट कर लीजिए। एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज अप टू प्रीवियस ईयर। अब देखिए अप टू रिकॉग्नाइज प्रीवियस ईयर बोल रहे हैं, तो ये है आपका ईयर 1। अब ईयर 1 का कोई प्रीवियस ईयर तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कुछ नहीं, कोई अमाउंट नहीं जाएगा। अब ये हो गया आपका ईयर 2, तो ईयर 2 के लिए पिछला साल प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा, ये, तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ईयर 3 के लिए कौन सा हो जाएगा, ईयर 2, तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, ये एफ हो गया। अब हो गया जी पॉइंट, करेंट ईयर एक्सपेंसेस।
ये हो जाएगा ई माइनस एफ, ये ई माइनस एफ। ठीक है, यही आपका हो गया वर्किंग नोट स्टेट। तो ये आपका हो गया स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस जो भी का। अब पीछे आपका वर्किंग नोट बता दिए। अब आता है इसका जर्नल एंट्री करने के लिए, कि इसका जर्नल एंट्री क्वेश्चन में आएगा, आपका ज़्यादातर आएगा जर्नल एंट्री करने के लिए। जर्नल एंट्री एट एंड ऑफ ईच वेस्टिंग पीरियड। ईच वेस्टिंग, सभी वेस्टिंग पीरियड आपका एंट्री यही एक ही होगा। एंट्री क्या होगा, तो सबसे पहला होगा आपका एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, या इसे ESOP बोल सकते हैं। ठीक है। अब सेकंड अब हो गया आपका रिलेटेड टू असेट जो होगा, उसे कैपिटलाइज कर देंगे। ये हो जाएगा एडेड इन असेट। और अदर केसेस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये हो गया आपका वेस्टिंग पीरियड के लिए। अब आ गया आपका बी पॉइंट एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइज ऑप्शन। एक्सरसाइज में आपका दो केस हो जाएगा। फर्स्ट हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट, एक हो गया एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस में, ठीक है। जो फ्री ऑफ कॉस्ट है इसका हो जाएगा फेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व या ESOP डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एक्सरसाइज प्राइस पे क्या होगा, एक्सरसाइज प्राइस में कुछ तो पैसा रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट फेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व या ESOP डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब जिसका फॉरफिटेड हो जाएगा शेयर, जैसे जो वेस्टिंग पीरियड के पहले निकल के फॉरफिट उसका करेंगे, फॉर ऑप्शन फॉरफिटेड, या जो लास्ट तक है वो नहीं अगर रिसीव करता है तो फॉरफिटेड के लिए ऑप्शन हो जाएगा फेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व या ESOP डेबिट टू जनरल रिजर्व। इसे किस में ट्रांसफ़र करेंगे हम, जनरल रिजर्व पे। ये आपका पॉइंट हो गया। अब इसके बाद हम लोग मॉड्यूल का क्वेश्चन करेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा उसका सॉल्यूशन कि कैसे करते हैं। पहले आप इसे सारा रिवीजन कर लीजिए, इसके बाद कल आपको देंगे सेकंड वीडियो। तो सेकंड वीडियो में आपको ये इसका सारा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में आपका ये सारा जितना भी पॉइंट बताएं ये सारा पॉइंट आपका कवर हो जाएगा, और छोटा मोटा कुछ और पॉइंट बचे हुए थ्योरी का वो आपका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।